चलिए तो आज इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे नहीं आप लोग का। तो सबसे पहले बुक स्टार्ट करने से पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। आप लोग 10th की है, 10th तो आज जो है बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, इसलिए हम ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये भी YouTube पर दे देंगे, साथ ही साथ इसका जो लास्ट में PDF होगा वो भी जोड़ देंगे। कि आपके जो मित्र को छूट गया है उसको बता दीजिएगा कि YouTube पर आज का पूरा सॉल्यूशन, आज की क्लास का पूरा सॉल्यूशन उपस्थित है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग। हमने बताया कि इकोनॉमिक्स, आपकी बुक शुरू करने से पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के विषय में सुन लीजिए, अर्थात अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं उसके विषय में सुन लीजिए। इकोनॉमिक्स सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा शाखा है जिसमें धन दौलत के संबंध में अध्ययन किया जाता है, अर्थात हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए रुपया पैसा की जरूरत होती है। वह रुपया पैसा कैसे आएगा, कहां से आएगा, किस तरह से उसको लाया जा सकता है, इन सारी बातों की जानकारी कौन देते हैं? इकोनॉमिक्स देते हैं। अब इनके इकोनॉमिक्स शब्द से भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्या मैंने जो भी बोला वो आपको सटीक हो रहा है या नहीं हो रहा है? शायद मालूम होगा इसका हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ये हो गया आपका कौन सा हिंदी, नहीं ये हिंदी हो गया। उसके बाद इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ये कौन शब्द हो गया? अंग्रेजी शब्द। इसी से बना है कौन? इकोनॉमिक्स बना। अब देखिए ये जो इकोनॉमिक्स है ये ग्रीक शब्द से बना है। अब ग्रीक शब्द कौन है वो थोड़ा बता देते हैं हम। अब इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द से बना है। वो कौन शब्द है? वो दो शब्द है, OIKO इकोनॉमिक। ये कौन शब्द है? ग्रीक शब्द। एक और शब्द है, मतलब दोनों पर्यायवाची शब्द इस तरह से होता है ना, वही एगो तो ये हो गया इकोनॉमिक, एगो है इकोनॉमिकस। OECONOMICUS। ये दोनों कौन शब्द हो गया मेरे भाई? ग्रीक शब्द हो गया। ग्रीक शब्द। आप ग्रीक शब्द समझते हैं क्या होता है? यूनानी भाषा, अर्थात यूनान में जो भाषा है उसी को कहते हैं ग्रीक भाषा। जिस तरह से भारत में जो भाषा है तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, यहाँ बगल में चीन में जो है उसको क्या कहते हैं? चाइनीज या जो भी है। अंग्रेज इंग्लैंड का है तो अंग्रेजी है। तो लगभग देश का अपना अपना भाषा होता है। उसी तरह से यूनान का भाषा क्या है? ग्रीक भाषा है। तो ग्रीक शब्द ये दोनों से कौन बना है? इकोनॉमिक्स बना है। अब हम लोग चलते हैं इन्हीं शब्द पर, क्योंकि मूल जड़ कौन हो गया? इससे थोड़ा सा ही बना, इससे ही बन गया। अब जड़ तो यही है ना, इन जड़ का अध्ययन करते हैं। अर्थात इस जड़ का अध्ययन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये जो ऊपर में है अर्थशास्त्र, इसका क्या मतलब होता है। तो चलते हम लोग इस जड़ के संबंध में जानकारी लेंगे। मेरे भाई इस जड़ के संबंध में जो हम लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इसका अर्थ होता है मेरा भैया परिवार प्रबंध का विज्ञान। क्या अर्थ होता है इसका? परिवार प्रबंध का विज्ञान।
परिवार प्रबंध का विज्ञान। अब देखिए परिवार तो समझते हैं सभी लोग, माता पिता दादा दादी ये सब जब एक साथ रहते हैं तो उसी को मिलकर क्या बनता है। अब प्रबंध का मतलब इंग्लिश जानते हैं, मैनेजमेंट होता है। अब मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो जरूरतें हैं उनको वहां पर अगर उपलब्ध करा दिया जाता है, पूरा कर दिया जाता है, या पूरा करने वाला जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होता है, उसे कहते हैं प्रबंध अर्थात मैनेजमेंट कहा जाता है। नहीं, मान लीजिए कि किसी के यहाँ शादी है तो शादी में बाराती जो आएगी उसके मान सम्मान के लिए कुछ बाहरी जो लोग आएंगे उसके खाना पीना इत्यादि के लिए सारा जब व्यवस्था करता है, जो व्यवस्था करता है उसको मैनेजमेंट कहा जाता है। कि ये मैनेजमेंट बढ़िया, कोई भी आदत करता है बढ़िया से सब कुछ देकर करता है, इसका मैनेजमेंट बढ़िया। अर्थात जो भी जहाँ जो चीज का जरूरत था वहाँ उस चीज को वहाँ पर दिया है, उसी को मैनेजमेंट समझ में आ गया। अब परिवार का मैनेजमेंट अर्थात परिवार प्रबंध। परिवार प्रबंध का मतलब हुआ कि परिवार को जो जरूरत है वो जरूरत को पूरा करना परिवार प्रबंध। तो परिवार को किस चीज का जरूरत है, खाना का, परिवार के सदस्य को कपड़ा का, शिक्षा का, घर का एवं शांति बनाए रखने के लिए और चीजों की भी जरूरत होती है, दवाई दारू के साथ साथ। अब इनको पूरा करना परिवार प्रबंध कहलाता है मेरे भाई। लेकिन ये जो मैंने जो चीज कहा, खाना कपड़ा रोजी कपड़ा दवा फलना चलना, ये जो है तो ये व्यवस्था होगा कैसे, इसके लिए चाहिए पैसा। अर्थात सीधा सीधी कर दें कि पैसा होगा तब ये परिवार प्रबंध का होगा। तो अब इकोनॉमिक्स में किसका चीज का पढ़ने के लिए होगा, पैसा के लिए। पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसा कैसे आएगा, पैसा के लिए क्या करना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, किससे अधिक लाभ मिलेगा, फैक्ट्री कहाँ स्थापित करना चाहिए, खेत में किस तरह से फसल लगाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो, और लाभ हो तब तो आप परिवार का प्रबंध कर सकते हैं, परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। देखिए क्या यहाँ पर आ गया, शब्द के अनुसार से भी आ गए हम लोग वही इस पर पैसा पर। किसका अध्ययन हो रहा है, पैसा का अध्ययन हो रहा है, अर्थात पैसा के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ तक समझ गए। हिंदी जो बना सब वो भी देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी के अनुसार से भी देखते हैं। तो ये हो गया मेरे भाई अर्थ। अर्थ का तात्पर्य यहाँ पर धन से होता है। अर्थ का क्या मतलब होता है, धन का मतलब रुपया पैसा सब कुछ हो जाता है। और शास्त्र का मतलब होता है मेरे भाई पवित्र ग्रंथ, मोटी ग्रंथ, महत्वपूर्ण और विशेष ग्रंथ को शास्त्र कहा जाता है। तो ये तो विशेष ग्रंथ हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें आपको ये सिखाता है कि आप अपने परिवार की जरूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप कैसे अमीर बन सकते हैं, आप कैसे उत्पादन कर सकते हैं, आप कैसे पैसा वाले बन सकते हैं। ये तो बहुत ही विशेष रूप होगा, इसलिए इसको क्या नाम रख दिया। देखिए इसके शब्द में ही सारा चीज समाहित है, इकोनॉमिक्स के शब्द में। तो अब थोड़ा सा इसके जाते हैं फैमिली वाले के जन्मदाता तन्मदाता के नाम पर जाते हैं। अर्थशास्त्र का अगर देखा जाता है मेरे भाई, तो अर्थशास्त्र को सबसे पहले कोटिल, जिसको चाणक्य भी कहते हैं, कोटिल ने इसको लिखा था। चाणक्य, जिसको चाणक्य नाम थे, उन्होंने ही सबसे पहले एक कल्पना किया था कि परिवार प्रबंध के लिए जो रुपया पैसा धन दौलत की जरूरत होती है उसको, उसके लिए एक अलग ही ग्रुप होनी चाहिए, और उन्होंने इस पर ही सबसे पहले लिखा था। अर्थात इसका जन्मदाता कौन रहता है, लेकिन ये जो आधुनिक जो अर्थशास्त्र कहते हैं कि कई पार्ट में है, कई भाग में है, सब क्षेत्र के लिए अलग अलग इकोनॉमिक्स बन गया। फैक्ट्री के लिए अध्ययन करना है तो फैक्ट्री के लिए अलग बन गया है। तो वो जो बना है व्यवस्थित रूप हो गया है। ये व्यवस्थित रूप जो दिया है वो दिया है एडम स्मिथ। अर्थात अगर आधुनिक पिता की बात करेंगे तो क्या हो गया, ये इसका आधुनिक पिता हो गया। और अगर सीधा पिता की बात करें हम तो इसका जनक कौन हो गया, कोटिल या चाणक्य हो गया इसका जनक। तो क्या बच्चे आप ये बताइए कि मैंने इकोनॉमिक्स शब्द का जो शुरुआत किया
वो उसमें से कोई सस्पेंस लग रहा है, कोई पॉइंट, कोई सब जो मैं बका हूँ, आपको लग रहा है कोई इस तरह से कुछ है? नहीं। तो फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके संबंध में कुछ दो चार लाइन लिख लीजिए। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है ना, इसका परिभाषा टाइप करके, परिभाषा इसे करके परिभाषा ऐसे करके जाएंगे। थोड़ा सा लिखा देते हैं पूरा, फिर हम चले जाएंगे आपके बुक। पहले सुन लीजिए, अर्थशास्त्र का बिल्कुल छोटा परिभाषा देने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। बस इतना ही आप लोग के लिए इनफ है, इतना ही आप लोग को ध्यान में रखेंगे तो हो गया। इस परिभाषा देने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अब नीचे में आप लोग ये भी लिख लीजिए, अर्थशास्त्र का जनक बताए थे अभी, अर्थशास्त्र का जनक कोटिल है और आधुनिक जनदाता एडम स्मिथ को माना जाता है। इसको भी नीचे में लिख लीजिए, अर्थशास्त्र का जनक कोटिल को माना जाता है। और नीचे में स्टार मार के लिखिए कि अर्थशास्त्र का आधुनिक जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ को माना जाता है। अब हम आप लोग के बुक पर जा रहे हैं। बुक पर जाने से पहले मैं जो भी विद्यार्थी अभी प्रेजेंट है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग ने ये हिंदू का जो पर्व होता है उसको भी आपने इग्नोर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि हमने शुरू से ही बता रहे हैं, लगता है कि नहीं बच्चा पर सिर्फ प्रभाव पड़ा है मेरे बातों का, कि आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपके पर्व, आपके पूजा, आपके सब कुछ, आपकी बुक होनी चाहिए, आपकी कोचिंग होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और इस बात का प्रभाव आप पर पड़ा है और आपने यहाँ पर आए हैं। आज सिरवा पर्व होता है ना हिंदू का, सिरवा कहा जाता है और आज ही के दिन है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोग जो नहीं आए हैं आज के क्लास में उनको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे बातों से बच्चे प्रभावित हुए हैं, और जो नहीं आए हैं वो इनसे प्रेरणा लीजिए और वह भी नेक्स्ट गलती नहीं कीजिए। क्लास अगर ओपन है तो उस दिन चाहे आंधी तूफान आवे, चाहे पर्व हो कि कुछ भी हो, क्यों नहीं उस दिन क्लास आप आइए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ क्लास ही है। देख लीजिए आज जो आए हैं मेरे खुशनसीब बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए, जो नहीं आए हैं वो थोड़ा सा प्रेरणा लीजिए। सब खुशनसीब बच्चे हैं जो आए हैं, सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पानी लिया है ना, मेरे तरफ से भी सिरवा का आप लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामना कि आज के बाद आप लोगों का दिमाग ठंडा रहे, जो सोचे वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, किसी भी तरह का टेंशन नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आज के मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित बच्चे को मैंने दिखाया। और अब चलते हैं आप लोग की बुक पर। बताइए तो कोई लाए हैं बुक? इसको मिटा देना। यस सर। जो नहीं आए हैं क्लास वो प्रेरणा लीजिए इससे, इन बच्चों से। इन बच्चों ने सब कुछ अपने ही पढ़ाई को मान लिए हैं। मैं इनको अपने किस मन से इसको संबोधित करें। मेरे भाई दिल से आशीर्वाद है, आप लोग लक्ष्य को प्राप्त कीजिएगा। वो दीजिए ना जिस पर पेपर ऊपर से नहीं है तो वाला
देखिए 10th में जो है यही ये बुक है हमारी भाग 2। शायद मालूम है कि इन बुकों से कितना अंक का पूछता है बोर्ड में, सभी को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं बता दूं ये 10th में जो बुक है, 10th में जो अर्थशास्त्र है इसका सबसे पहले हम लोग चलते हैं नाम। क्या नाम है मेरे भाई? हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था ये आपकी बुक का नाम है। भाग कितना? 2। ये 1 पर रहते 9th में 10th में। अब हमारी अर्थव्यवस्था हम बताएंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देते हैं। ये हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? पहले अर्थव्यवस्था पर जाते हैं। अर्थव्यवस्था क्या? ध्यान सुनिएगा, अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है मेरे भाई जिसके अनुसार किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष की आर्थिक गतिविधि चलती है उसको कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो पूरे दुनिया में जब अध्ययन किया गया है तो पूरे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था है मेरे भाई। पूरे दुनिया में कितनी तरह की अर्थव्यवस्था? 3 तरह की। वो सुन लीजिए ध्यान से, तब मजा आ जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था की। 3 तरह की अर्थव्यवस्था। पहला है, सुने होंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसे आज इसके बीच में पढ़ने के लिए है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मेरे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन का मालिक बनने का अधिकार पूंजीपतियों को रहता है। जिसके पास पैसा है वही बताता है। फैक्ट्री इत्यादि स्थापित कौन कर सकता है? पूंजीपति। सरकार वहां पर फैक्ट्रियां स्थापित नहीं कर सकती, सिर्फ सरकार टैक्स लेती है। फैक्ट्री तक की सरकारी नहीं होता है, जितना भी फैक्ट्री होता है प्राइवेट होता है, पैसा वो लोग को होता है। इसी को करते हैं। अभी अमेरिका में है इस तरह की अर्थव्यवस्था। और दूसरा आता है मेरे भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? इसका उल्टा। इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधन बनने का अधिकार सिर्फ सरकार को रहता है और एक भी उद्योग वहां पर निजी नहीं होता है, पूंजीपतियों का नहीं रहता है। इसमें तो सब रहता है पूंजीपति का, इसमें एक भी पूंजीपति का नहीं। सब किसका? सब सरकारी होता है। चीन में भी इस तरह की है और रूस में भी इस तरह की है। सर समझ में आ गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा होता है मेरे भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों नहीं, जहां पर उत्पादन के साधन का मालिक बनने का अधिकार सरकार को भी होता है, निजी लोग को भी होता है, उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और उस अर्थात उद्योग, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहां पर उद्योग सरकार भी खोल सकते हैं और निजी व्यक्ति भी खोल सकते हैं। तो शायद तीनों अर्थव्यवस्था का नाम है। अब यहाँ पर है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी मतलब भारत की अर्थव्यवस्था। तो अब जानेंगे कि भारत में तीनों में से कौन? तो शायद मालूम है कि भारत में है मिश्रित। अर्थात ये बुक का मतलब हुआ हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था। आया समझ में? ये जो बुक ने हम दिखाए, इस बुक में हमारी अर्थव्यवस्था अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था के विषय में इसमें पढ़ना है। शायद समझ में आ गया ये बुक क्या कह रही है, बुक क्या पढ़ाएगी आपको, क्या चीज की जानकारी देगी। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा परीक्षा में जो अंक इत्यादि होते हैं। ये परीक्षा में जो बोर्ड भी थोड़ा समझ रहे कि बोर्ड में इस बुक से कितना अंक का पूछा जाता है, किस दृष्टि से। शायद मालूम है कि परीक्षा में जो होता है 2 दृष्टिकोण होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, एक लिखित होता है। तो दोनों दृष्टिकोण हम बता देते हैं, इससे कितना अंक का बोर्ड में पूछा जाता है। मेरे भाई लिखित परीक्षा जो होती है, मालूम होगा, मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। लिखित परीक्षा में 17 अंक का होता नहीं, और प्रैक्टिकल अर्थात प्रायोगिक कितना? 5 अर्थात कुल कितना हो गया? कुल 22 अंक का इससे पूछा जाता है। किससे? क्या ये भी क्लियर हो गया आपको?
इसको जरूरत तो नहीं ना है इसको नोट करना। ये वाला ऊपर वाला लिख लीजिए। हाँ ये अंक लिख लीजिए, ये नहीं जरूरत है इसको लिखिए कम से कम, शुरू कर दीजिए इसको। अर्थशास्त्र यहाँ से आइए भाग 2, बुक का नाम है ना, और अंक का विभाजन है, ये भी लिख लीजिए मेरे भाई। तो ये बुक के ऊपर में जो था इसको आपने जान गए, इस शब्द का भी कितना अंक का बोर्ड में पूछता है वो भी आपने जान गए। अब हम इसके अंदर अर्थात एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज आपका टाइम खत्म हो रहा है। अतः कल हम इसका चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन एक जानकारी दे दें आप लोग को कि कल लाइव भी रहेगा आपका, जो नहीं आए हैं या इसमें से हो सकता है कि कोई किसी कारण से इधर उधर हो जाए, तो कल किसी टाइम में लाइव भी रहेगा, अर्थात नेक्स्ट क्लास। तो चलिए आप बोर्ड पर कर लिखिए, और आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।